हवलदार भुल्लन, जरा देखो तो तुम इस खिड़की के बाहर खड़े हो सकते हो क्या? हुजूर, बचपन में मैं पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता था, पर हुजूर वह तो बचपने की बातें थीं। इसका मतलब है कि यह महज सेठ जी का वहम था कि खिड़की पर उन्हें किसी आदमी का साया दिखाई देता था। जी, मुझे मालूम है खिड़की के बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता। अपने नाना जी की स्मरण शक्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, वह बहुत भुलक्कड़ थे। बाहर जाते समय कमरे की बत्ती जली छोड़ देते थे और भूल जाते थे। आपको उनकी तिजोरी के ताले को खोलने वाला नंबर मालूम था? उन्होंने वह नंबर कभी किसी को नहीं बताया। हुजूर, 5 अंकों का पूरा नंबर खुद उन्हें किस तरह याद रहता होगा? ठीक है मिस नीता, अब आप जा सकती हैं। थोड़ा आराम कीजिए, हमें फिर आपको बुलाना पड़ेगा। हवलदार भुल्लन, मिस्टर चंदू को बुलाओ। यस सर। क्या अब तक हत्यारे का पता नहीं चला इंस्पेक्टर साहब? पता चलने में ज्यादा देर नहीं है, इत्मीनान रखिए। सुना है आप मिस नीता से शादी करना चाहते हैं मिस्टर चंदू? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सेठ धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति अपनी नातिन के नाम कर रखी थी, इसलिए? नहीं, मैं अपने आप कमाने का हौसला रखता हूँ। कमाई तो हत्या और चोरी से भी होती है। आप किसी पर बिना सबूत हत्या का दोष नहीं लगा सकते हवलदार साहब। क्या मैंने ऐसा कहा? क्या आप इस घड़ी को पहचानते हैं? क्यों नहीं, ये नानू जी की घड़ी है। वह इसे हर वक्त अपने पास रखते थे। यह घड़ी नानू जी ने किसी वक्त आपको तो नहीं दी थी मिस्टर चंदू? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपने इस तरह की घड़ियां देखी तो हैं? जी हाँ, शायद देखी हैं। अगर हम इस घड़ी की पीठ का ढक्कन खोलना चाहें तो आप हमारे लिए खोल सकते हैं मिस्टर चंदू? क्यों नहीं, मगर उसके लिए बारीक और लंबी नोक वाले प्लायर्स की जरूरत पड़ेगी। ओह, मैं तो इसे किसी चाकू वाकू से भी खोल दूं। इस तरह तो इस पर खरोंचों के निशान पड़ जाएंगे। मिस्टर चंदू, आप पास ही एक कमरे पर अकेले रहते हैं, आप कहीं सर्विस नहीं करते। क्या आप हवा खाकर अपना गुजारा करते हैं? जी नहीं, मैं जब तक कुछ दोस्तों की घड़ियां रिपेयर कर देता हूँ, उससे किसी तरह मेरा गुजारा चल जाता है। कल रात आप अपने कमरे पर नहीं सोए थे, कहाँ सोए थे और कौन उसकी गवाही दे सकता है? मैं अपने एक कुंवारे दोस्त के कमरे पर था। वह गांव गया हुआ है, अपने कमरे की चाबी मुझे दे गया था। मैं उसकी दीवार घड़ी रिपेयर कर रहा था, मगर उसका गवाह कोई नहीं है। फिर तो घड़ी खोलने के औजार भी साथ ही लिए घूम रहे होंगे प्यारे। आप अपने कमरे की चाबी हमें दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आप अपने कमरे में अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं या नहीं। लेकिन मेरे कमरे में बहुत सी ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहूंगा। हर घर में प्राइवेट चीजें होती हैं, हमें सिर्फ यह देखना है कि उनमें से किसी पर किसी का खून तो नहीं लगा है। ताजा और चिपचिपा खून। हवलदार भुल्लन, तुम मिस्टर चंदू के साथ उनके कमरे पर जाओ। ये लो चाबी, 2 सिपाही साथ ले जाओ। देखो कुछ मिलता है क्या? रामगोपाल को भेजो। यस सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते रामगोपाल, दरवाजा बंद करते आओ। तुम तो सेठ धनीराम के भतीजे हो भाई, तुम्हारा किस पर शक है? फायदा तो इसमें चंदू का ही सबसे ज्यादा था साहब। ताऊ जी मेरे नाम तो कुछ छोड़कर जाने वाले थे नहीं। अगर हम कहें कि तुम्हें वसीयत से कुछ मिलने वाला नहीं था, सो तुमने पहले ही तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया तो? फिर तो मैं यही कहूंगा कि जो मैंने चुराया हो वो मेरे से बरामद कर लो। इसे पहचानते हो? ये तो ताऊ जी का ट्रेडमार्क था जी। किसी तरह इसे खोल सकते हो पीछे की तरफ से? अजी, मेरे बाप दादा ने भी कभी घड़ी नहीं खोली। चक्कू वक्कू से खुल भी गई तो 10 जगह खरोंचे पड़ जाएंगी। किसी घड़ी साथ से क्यों ना खुलवा लो। इंस्पेक्टर वामन ने रामगोपाल से भी उसके कमरे की चाबी ली और उसे साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर घूमने निकल पड़े। ए काले राम, यह चाबी लो और इन साहब के कमरे की तलाशी लो, पैसा तलाश करना है। यस सर। इंस्पेक्टर वामन बिल्डिंग के पीछे बने गैरेजों की तरफ निकल गए। सेठ धनीराम ने पैसा पैसा करके जोड़ा और उसके साथ साथ जान भी गवा दी। क्यों रामगोपाल साहब, पाप की कमाई ऐसे ही जाती है। पाप की कमाई? क्यों, कैसे? स्वर्गवासी मां कहा करती थी कि ताऊ जी ने ही मेरे पिताजी को जहर देकर मार डाला था और उनका सारा पैसा हड़प लिया था। फिर तुम्हें पढ़ाया लिखाया किसने? अजी, पढ़ना लिखना किसका? ताऊ जी तो हम दोनों को भी धक्का देकर घर से निकाल रहे थे। वह तो पिताजी के भूत ने उन्हें रोका, पर 2 साल बाद मां भी गुजर गई। तुम्हारे पिताजी का भूत? क्या मतलब? हाँ, पिताजी का भूत। ताऊ जी हमारा सारा रुपया हड़प कर सुख से थोड़े ही रह सकते थे। ओह, फिर गैरेज के अंदर? यहां तो सब पुराना कूड़ा करकट भरा पड़ा है। क्या खोज रहे हैं आप? कुछ नहीं, सब देखना भालना हमारा फर्ज है। चलो। उधर हवलदार भुल्लन चंदू और 2 सिपाहियों के साथ उसके कमरे का ताला खोल रहा था। तुमने रुपया इस कमरे के अलावा और कहीं तो नहीं छिपाया मिस्टर चंदू? आप भी क्या बात करते हैं हवलदार साहब? मैंने नानू जी का रुपया चुराया ही कहाँ है? हवलदार साहब, आपके जाने के बाद मुझे सब सामान संगवाने में 3 दिन लग जाएंगे। जरा मेहरबानी रखिए ना। मेहरबानी किस चिड़िया का नाम है? हवलदार साहब, ये रहे रुपए। 100-100 के नोट हैं, हजारों हजार रुपए के नोट। खबरदार, नोटों को हवा भी न लगने दो, मैले हो जाएंगे। अब तो असामी रंगे हाथों पकड़ा गया। मगर हवलदार साहब, मैंने नानू जी के नोट नहीं चुराए।
मैंने उनकी हत्या नहीं की। अदालत तुम्हें फांसी के फंदे से बचने का पूरा मौका देगी। चलो चुपचाप। तो तुम्हारे ताऊजी ही तुम्हें सब खर्चा पानी देते थे मिस्टर रामगोपाल? अजी खाक देते थे, उल्टे हमेशा खाल खींचने को तैयार रहते थे। कुछ इधर उधर का काम करके गुजर करता था। इधर उधर का काम जैसे? यही, जैसे किसी का हिसाब किताब लिख देना, बच्चों को आ पढ़ा देना, वगैरह वगैरह। उसी समय हुजूर हुजूर, कातिल का सुराग मिल गया, रुपया बरामद हो गया। तो तुमने धनीराम जी के वसीयत बदलने से पहले ही उनका काम तमाम कर डाला? न मैंने नानू जी का खून किया, न चोरी की। तो रुपया तुम्हारे कमरे से कैसे बरामद हुआ? जब मैं वहां था ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, सब लोग मेरे साथ आओ। सेठ धनीराम के कमरे के सामने चंदू का सामना नीता से हुआ। चंदू, मुझे स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि तुम हत्या कर सकते हो। यह सब झूठ है नीता, प्लीज। हवलदार भुल्लन, नीता, चंदू, रामगोपाल तीनों को अंदर ले चलो। यस सर। हवलदार भुल्लन, चंदू की हथकड़ियां कुछ देर के लिए खोल दो। यस सर। सेठ जी की हत्या लैंप के तार से फांसी लगने से हुई। तुम तीनों को बारी बारी से उनकी हत्या का नाटक करके दिखाना होगा। मुझसे यह नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, पर नानू जी हैं कहाँ अब? हो भी तो कोई कर पाएगा ऐसा गंदा काम? वही दृश्य आंखों के सामने आने से पुलिस वालों को बहुत कुछ पता चलता है। जो अपराधी होता है वह जानबूझकर दोबारा हत्या के नाटक से घबराता है, ऐसा जताता है मानो उसे हत्या करना आता ही नहीं। हवलदार भुल्लन सेठ धनीराम का पार्ट अदा करेंगे। कौन? मैं सर? मर जाऊंगा सर। ओके सर, देश के लिए यह गरीब हवलदार भुल्लन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सबसे पहले नीता हवलदार भुल्लन के रूप में अपने नाना की हत्या करने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसे हवलदार भुल्लन की शक्ल में अपने नाना की शक्ल नजर आने लगी। नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मुझसे नाना की हत्या नहीं होगी। बच गया। मिस नीता, आप हट जाइए। मिस्टर चंदू को ट्राई करने दीजिए। बेटा, अगर मैं सोते से जाग गया तो वह गुट पिलाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। भुल्लन, तुम आंखें बंद रखो। हुजूर, मुझे गर्दन में गुदगुदी लग रही है। चुप रहो, तुम अपना काम करो चंदू। वाह हजरत, अब तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे नाना जी गले में तार का फंदा डलवाकर आराम से सोते ही रहेंगे। कल रात कैसे किया था? तो फिर तुम करके दिखा दो ना, मुझसे क्यों कहते हो? अच्छा छोड़ो इसे, चोरी कैसे करोगे? चंदू तार के सिरे वहीं छोड़कर तेजी से तिजोरी की तरफ लपका। ये तो नंबरों का ताला है, इसे खोलने का नंबर मुझे पता नहीं। बनावट की भी हद होती है इंस्पेक्टर साहब। क्यों ना हो, फांसी का फंदा जो नजर आ रहा है सामने, तुम ट्राई करो रामगोपाल। ताऊजी ताले का नंबर कहां छिपा कर रखते थे सबको पता है, मैं करके दिखाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर रस्सी गले में डालकर फंदा बनाया जाएगा तो मरने वाला जाग जाएगा ना, इसलिए हत्यारे ने फंदा पहले ही बनाकर ताऊजी के गले में डाला होगा। शायद उनके चिल्लाने की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं पड़ी। ताऊजी चिल्लाए नहीं, इसके लिए हत्यारा फंदा बनाकर जरूर पीछे से आया होगा। बस बस, देखो बेचारे की जीभ बाहर निकल आई है। अब फुर्ती से चोरी भी करके दिखाओ। अभी लीजिए। ताऊजी घड़ी अपने पास ही रखकर सोते थे और भूल जाने के डर से घड़ी का नंबर लिखकर इसकी पीठ में छिपाकर रख छोड़ते थे। सब जानते हैं। देखिए, नंबर 17564 है, इसी नंबर से ताला खुलेगा। नंबर जानते हुए ताला खोलना हत्यारे के लिए आसान हो गया होगा। अब एक थैला दीजिए तो मैं सारा रुपया। ये हथकड़ियां किसके लिए? तुम्हारे लिए। हवलदार भुल्लन, पहना दो लोहे के जेवर रामगोपाल के बच्चे को। यस हुजूर, इसने भी मुझे फांसी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैंने खून नहीं किया। आपके पास क्या सबूत है? हुजूर, रामगोपाल के कमरे से यह गत्ते की बनी आकृति और यह थैला मिला है, जिसके अंदर की तरफ 100 रुपए का एक नकली नोट भी चिपका हुआ है। ठीक है काले राम, तुम ये चीजें यहाँ कुर्सी पर रखो और बाहर एम्बुलेंस में बैठे सज्जन को वहां से ले आओ। यस सर। रामगोपाल, अपराधी जितनी ज्यादा चतुराई बरतता है उतना ही फंसता चला जाता है। तुम्हारी वह कहानी झूठी थी रामगोपाल, कि तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारे पिता का धन हड़प लिया था। तुम्हारे पिता शराबी और जुआरी थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद धीरे धीरे सेठ धनीराम के पास गिरवी रख दी थी। उनके मरने के बाद सेठ धनीराम ने तुम्हारा और मां का पालन पोषण किया। तुमने धनीराम जी से कहा था कि तुम्हारे पिताजी भूत बनकर उन्हें सताएंगे। खिड़की के बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। इसीलिए जब मैंने गैरेज में एक लंबे बांस के सिरे पर एक कील लगी देखी तो समझ में आ गया कि तुम किसी कागज या गत्ते की आकृति से उन्हें डराने का काम लेते थे। मेरे कहने से ही सेठ धनीराम ने कल रात लाखों रुपए के नकली खिलौना नोट तिजोरी में रखे थे। कल रात एक नेशनल बैंक का मैनेजर वकील के वेश में यहां आया था और सेठ जी की तिजोरी की रकम बैंक में जमा कराने के लिए ले गया था। सिपाही काले राम बाहर गया। एम्बुलेंस में से एक छाया उतर रही थी, जिसे लाने का आदेश इंस्पेक्टर वामन ने दिया था। मिस्टर रामगोपाल, तुमने अंधेरे में ही हत्या करके सेठ जी की घड़ी तकिए के नीचे से निकाली। चंदू शौकिया घड़ी साज है, मगर उसे भी यह पता नहीं था कि इस पुरानी घड़ी का पिछला ढक्कन घुमाने से नहीं,
साइड से निकली एक कील दबाने से खुलता था। न ही नीता को पता था, वह सिर्फ तुम जानते थे और तुमने उसे उसी तरह खोलकर दिखाया। सिपाही कालेराम उस छाया को साथ लिए कमरे की ओर चला आ रहा था। तुमने जब कमरे में जाकर देखा कि नोट नकली हैं, तो चंदू को कसूरवार ठहराने के लिए तुमने उन्हें उसके कमरे के पलंग की निवाड़ में छिपा दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि चंदू उस रात वहां नहीं था। मगर एक नोट पर हमने गोंद लगा रखा था, वह तुम्हारे थैले के अंदर चिपका रह गया। चंदू का नोट चुराना तो दूर, उसे यह तक पता नहीं था कि चुराए हुए नोट असली नहीं, नकली थे। न ही वह और नीता ये जानते थे कि सेठ जी की हत्या आगे से की गई थी या पीछे से आकर, मगर तुम्हें पता था। वाह, दूध का दूध और पानी का पानी, शायद कालेराम भी आ गया हुजूर। चंदू, मैंने तुम पर शक किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जरूर, अगर जिंदगी में फिर कभी शक न करो। और अब मैं पेश करता हूं सेठ धनीराम को, जिनके मोम के पुतले की जल्दी में हत्या करके राम गोपाल उनका सारा माल स्वयं हड़प जाना चाहता था। हमारे हवलदार भुल्लन धोबी बनकर वही पुतला कल रात यहां लाए थे। नाना? नानू जी, आप जिंदा हैं। अरे फिटकार, आओ मेरे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। मैं तुम दोनों की शादी ऐसी धूमधाम से रचाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे बच्चों। और अंत में, धन्यवाद इंस्पेक्टर। उन 500 रुपए में से पुतला आदि बनवाकर जो 5 रुपए बचे हैं, वे आपको इनाम। फिटकार, ये लीजिए अपना बचा हुआ माल।